Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. All well and good? Great. So we were going through Properties of acid. properties of acids. Okay, properties of acids in the sense we will be going in the two-way direction. That is properties हम देखेंगे एक बार, physical properties and the केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोथ. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आई गेस हम लोग काफ़ी बात कर लिए थे उसमें कि लिटमस पेपर उसमें कैसा रहेगा, कैसा वो टेस्ट करेगा एंड ऑल, फलाना ढेकाना वैसे एट्सेट्रा. ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे, इज इट? हमें अब कंटिन्यू करना है विथ केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हम आपको बता दिए थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले. अंडर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग कितने हेडिंग्स होने वाले बता दिए कि विल सी कि हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड्स, सॉरी हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल्स, फिर मेटल ऑक्साइड, फिर मेटल कार्बोनेट एंड फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये सारी ये बता दिए थे मतलब. ओके, विच मीन्स दैट कि वी हैव टू गो फॉर वन बाय वन, एक एक करके हमें केवल ये देखना है कि सब में रिएक्शन कैसे होता है. ठीक है, लेट मी टेल यू इट इज़ लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट उतना ज़्यादा है नहीं यहाँ पर. ठीक है, यू मोस्टली यू हैव टू फोकस ओवर हेयर अपॉन कुछ acids will be there, some acids will be there, and you just have to see कि these acids are reacting with the particular type of metal and what is the overall product क्या होने वाला है. ठीक है, so I'll try to generalize that one. ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको एक जनरल स्ट्रक्चर आपको दे दें ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आएँ और सारे को आप इंटरलिंक्ड कर सकें. ठीक है, सो नॉट गोइंग मच डीप ओवर देयर, बहुत ज़्यादा डीप में ना घुसते हुए. बहुत ज़्यादा डीप है उतना आपके काम का भी नहीं है और आपको जो है वो धंसेगा भी नहीं फालतू का. ठीक है, यू जस्ट नीड टू नो, आपको केवल जानना है. जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें हैं वो हम बता ही देंगे. क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, इट इज़ मोर ऑफ योर लर्निंग पार्ट. ये लर्निंग इसमें ज़्यादा होगा. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो हमें देखना है कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ मेटल के साथ. नंबर वन यही था ना, नंबर वन यही है कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ मेटल. अच्छा, एसिड में भी हमने आपको बताया कि ऑन व्हाट टाइप ऑफ एसिड्स डू वी हैव टू फोकस मोस्टली. ठीक है, दैट इज HCl एंड H2SO4. HCl और H2SO4 में हम ज़्यादा फोकस करेंगे. क्लियर? और उसके बाद फिर मेटल्स में भाई कोई भी मेटल हो सकता है यहाँ पे, एनी काइंड ऑफ मेटल्स. आई होप यू माइट बी नोइंग कि वाटर मेटल्स. ठीक, कोई दिक्कत? आइए कि एग्जांपल बताते हैं, उसके बाद फिर एक जनरल स्ट्रक्चर बता देंगे. ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे देखिए, कोई भी एसिड और मेटल हमें करना है. ठीक है, सो लेट अस से कि आई एम रिएक्टिंग Na, सोडियम इज अ मेटल, सोडियम प्लस HCl. ठीक है, इट विल गिव मी NaCl प्लस H2. व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि Na और Cl ये आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं और हाइड्रोजन जो है वो बाहर चला जाएगा. अब हाइड्रोजन बाहर जाएगा तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए दो ठो डाल दिए यहाँ पे. क्लियर है इतनी सी बात? ओके, सो जनरल स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं कि मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू अ मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आपको पक्का देना ही देना है. अगर मेटल रिएक्ट किए एसिड के साथ तो आपको हाइड्रोजन 100% देगा ही देगा, हर बार देगा. इट डजेंट मैटर कि कौन सा एसिड लिए हैं, ठीक है, या कौन सा मेटल लिए हैं. मेटल और एसिड है तो आपको हाइड्रोजन मिलना ही मिलना है. हाँ, जो चेंज करने लायक चीज़ है वो ये है मेटल सॉल्ट. मेटल सॉल्ट केवल चेंज करेगा बिकॉज कि जिस प्रकार का आप फिर यहाँ पे एसिड लोगे उसके अनुसार फिर यहाँ पे मेटल सॉल्ट बने. जैसे इसका नाम अगर हम लिखने की कोशिश करें तो इसका नाम क्या है यहाँ पर देखिए, ये सोडियम. ठीक है, सोडियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, राइट, यही है ना. हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं. इट विल गिव मी मेटल सॉल्ट, जो वाला मेटल लिए हैं उसी का सॉल्ट. तो जो वाला मेटल है क्या लिए, सोडियम, तो क्या ये सोडियम क्लोराइड नहीं है? है. तो ये देखो मेटल और उसका सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन. ये लो, क्लियर? दूसरा वाला ले सकते हैं, जैसे इफ आई एम टेकिंग सोडियम प्लस H2SO4.
ठीक है, सो इट विल गिव मी Na2SO4 प्लस H2। SO4 का 2 माइनस होता है और फिर Na का 1 प्लस क्रिस क्रॉस करके Na2SO4 बनेगा वहाँ पे। या फिर आप ऐसा कर सकते हो Mg प्लस H2SO4 विल गिव मी MgSO4 प्लस H2। क्या हो गया, Mg का भी 2 प्लस होता है और सल्फेट का भी SO4 2 माइनस होता है, कट जाएगा मिला जुला के, बचेगा MgSO4 प्लस H2। सेम चीज़ वही है, मेटल प्लस एसिड विल गिव मी मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। SO4 मिल गया उसके साथ, आई मीन Mg और SO4 मिल जाते हैं और हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। सी बाहर निकल गया इसमें भी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर? और भी इसी प्रकार के ढेर सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है, केवल इतना ही है ऐसा नहीं। क्लियर है, चलिए बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। ओके क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं ना, चलिए सब काय मिटा दीजिए बॉम्बे बुढ़बा का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है ना। ओके, रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोग यही पढ़ रहे हैं। लेट अस गो टू द सेकंड वन, नंबर 2, दैट इज रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ अ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड रखेंगे हम। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल अगेन। एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी मेटल ऑक्साइड और एक एसिड करना है, ठीक है। ओके, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, तो लेट अस से कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस मेरा फेवरेट एसिड HCl, ठीक। इसमें करना ये है, होता है यहाँ पर ये है कि दिस Mg विल रिएक्ट विद दिस वन एंड दिस O एंड H विल गेट सेपरेटेड। ये जो है वो बाहर निकल जाएंगे। H और O साथ में निकलेंगे तो दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ वाटर, दैट इज H2O। अब हाइड्रोजन बाहर निकला है तो अकेला तो आएगा नहीं, तो वो H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा और ये ऑक्सीजन को ऐसा कोई दरकार नहीं होता है, ये इसके साथ आके मिल जाएगा। इट बिकम्स लाइक दिस। क्लियर, तो ये इसके साथ बन गया, दैट इज क्या बना है ये MgCl2 प्लस H2। मैग्नीशियम Mg का 2 प्लस होता है और Cl का 1 माइनस, दैट्स वाई। क्लियर, कोई दिक्कत? और भी ले सकते हो आप, सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl विल गिव मी सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। H2O पक्का कन्फर्म मिलना ही मिलना है, समझ गए। सो लेट अस कम टू द जनरल स्ट्रक्चर नाउ। जनरल स्ट्रक्चर में हम लिख सकते हैं कि कोई भी मेटल ऑक्साइड लीजिए और इसमें आप एक एसिड डालिए, ठीक। सो इट विल गिव यू अ मेटल सॉल्ट प्लस वाटर फॉर श्योर। क्लियर है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, सिंपल। दूसरा वाला लेकर देख सकते हो, जैसे MgO प्लस H2SO4, ऐसे करके देख लो, ये भी एसिड है ना, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आई मीन सल्फ्यूरिक एसिड होता ही है, होता है ना। तो मैग्नीशियम और ये सल्फेट, ये सॉल्ट बनाने वाला बाहर हो जाएगा, सो इट विल बिकम MgSO4 प्लस ये देखो H2 और ये O बाहर आया, क्या बना MgSO4 प्लस H2O, ठीक। H2 प्लस O बाहर निकल के बन गया H2O और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ में? चलिए इसको भी हम लोग छाप लेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे कि when this reaction is done there might be a change in the color of the solution, there might be a change in the color of the solution observed। जो भी आप लिए हैं उसमें हो सकता है कि आपका चेंज इन द कलर जो है वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। देयर माइट बी सम चेंजेस, तो आप कलर में जो बदलाव आ सकता है, तो आपको टेस्ट ट्यूब वगैरह लिखा रहेगा उसमें, तो आप देख लीजिएगा कि कौन से कलर वगैरह ये क्या दिए हुए, ठीक है। इस पार्ट के लिए बेसिकली आई वुड रिकमेंड कि आप जो है वो इसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। क्या, तो NCERT का बुक, NCERT के बुक में जो एक्टिविटीज़ वगैरह जो दिए हुए हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको तहे दिल से आप उसको अच्छे से एकदम देख लीजिएगा, ठीक है। दिस विल हेल्प यू इन टैकलिंग डाउन द वेरियस रिएक्शंस, अलग अलग तरीके के रिएक्शन जो है वो आप उसको टैकल कर पाइएगा,
ओनली इफ़ यू नो कि देखो, एज फार एज आई अंडरस्टैंड, आपको बहुत ज़्यादा बाहर का बोर्ड्स में आपको पूछेगा नहीं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आप एक बार कवर कर लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक में आप, आई रिकमेंड दिस फॉर दिस वन, इसके लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आई होल हार्टेडली रिकमेंड द एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में जो एक्टिविटीज़ वगैरह दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह वो आप जो है अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ जो आपका ये दिया होगा सर्टन एग्जाम्पल्स आर पुट ऑन ओवर देयर, कुछ एग्जाम्पल्स से आपको कुछ चीज़ें नहीं समझाने की कोशिश करता है वो वाले आप पढ़ सकते हैं। एक्टिविटीज़ तो पढ़ना ही पढ़ना है, सारे एक्टिविटीज़ पढ़ डालियो। इनफैक्ट इसी के लिए नहीं, बल्कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों के लिए आपका एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज़ दी हुई हैं आप उसका ज़रूर जो है वो नोट डाउन ज़रूर करिएगा। एंड ट्राई टू मेक द ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशन जो हो रहे हैं उनका एक नोट बनाइए। नोट बनाने से क्या होगा कि यू विल लर्न, यू विल नो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन ओवर हियर। क्योंकि सारी चीज़ें आपको ये रटने वाली चीज़ें, सारी चीज़ें आपको हम दिखा नहीं सकते यहाँ, आई कैन नॉट राइट ओवर देयर। सारी चीज़ें आपको वो करवा सकते हैं जो समझाने लायक है, वो आप समझा सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्योर अब जो है ये रटने वाली चीज़ें, ये आपको रटना होगा, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्लियर है, समझे? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो एनसीईआरटी बुक आप ज़रूर रेफर करिएगा, ठीक। देयर यू विल सी सर्टन केमिकल्स या सर्टन मेटल्स रिएक्टिंग विद सर्टन एसिड्स एंड इन द पर्टिकुलर रिएक्शन यू माइट बी ऑब्जर्विंग सम चेंज ऑफ कलर टेकिंग प्लेस। तो वो चेंज ऑफ कलर जो है वो ऑब्जर्व करके ज़रूर रखिएगा, नोट डाउन करके कि इस पर्टिकुलर वाले में चेंजेस ये वाला हो रहा है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, समझ गया। जहाँ तक आई बिलीव कि टर्म 1 आपका एमसीक्यू ही होने वाला है, तो दे कैन आस्क यू, दे कैन टारगेट यू ओवर दैट, ठीक है। तो उसमें आप ज़रूर फोकस करिएगा, क्लियर। और बाकी उसे निकाल के जो आपको क्वेश्चंस वगैरह जो देंगे उसमें कवर अप हो जाएगा। बट देन ऑल्सो आप एक बार पढ़िएगा तब तो करेंगे, क्लियर। चलिए इसको हम लोग, ग्रेट, चलिए सो लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ा जाए। क्या है कि नहीं है ना? हाँ, नहीं बोलेंगे, नहीं बढ़ेंगे, हैं? चलिए मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नंबर 3, ठीक। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दोनों के दोनों सेम ही हैं, ठीक है। इक्वल आपको एक ही तरीके का आपको देते हैं, बस इफ देयर आर सम चेंजेस इन दी बैलेंसिंग एंड ऑल, और थोड़ा बहुत स्लाइट चेंजेस, अदरवाइज यू कैन से कि दोनों सेम है, ठीक है। सो नंबर 4 भी हम यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ एन एसिड विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, बताए थे इसको बाइकार्बोनेट्स भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल अगेन सिमिलर फिर से देख लेते हैं एग्जाम्पल। एक हमें एसिड लेना है और एक मेटल कार्बोनेट लेना है, ओके फाइन। लेट अस से CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ये वाला, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड लेना है। लेट अस टेक माय फेवरेट HCl, ठीक। व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज, होगा ये कि कैल्शियम और ये क्लोरीन ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो इट विल गिव मी CaCl2, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे तो ये आपस में रिएक्ट किया, CO3 बचा हुआ है और हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ H2 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये जो H2 है वो क्या करता है कि यहाँ से एक ऑक्सीजन भी ले लेगा, ठीक है। प्लीज़ डो नॉट आस्क मी कि ये कैसे हो रहा है, प्लीज़। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आई कैन मेक दिस थिंग्स सिंपलर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन द फेनोमेनन्स राइट नाउ। फेनोमेनन्स अभी एक्सप्लेन कर पाना बड़ा मुश्किल है, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर योर एज टू गेट इन टू योर हेड ऑल्सो, एंड नीदर इट इज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग। एल्स जो ज़रूरत नहीं रहता वो भी समझाने लायक अगर आपको रहता तो हम कर देते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? ये है ही नहीं, इसलिए आई एम हेल्पलेस, ठीक है। ये 2 ही चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल, बस
दो ही चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस टाइप का है, बिकॉज इनऑर्गेनिक पार्ट है ये, और इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो आपको याद करना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हल्का सा भी कुछ रहता करने लायक तो हम कर देते, ठीक है, समझे। ज़रूरत से ज़्यादा ऑलरेडी हम बता दे रहे हैं, नहीं हो रहा है क्या? जो आपका सिलेबस है उससे ज़्यादा हम बता ही रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट नाउ, दैट्स वाई आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। तो जैसा कि बस केवल बोल रहे हो उतना ही सुन सकते हो और उतना ही मान सकते हो, इसके अलावा ना तुम कुछ कर सकते हो ना हम, ठीक ठीक ना। हाँ, सो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन भी ले लेगा तो क्या होगा ये H2O। नींद में रे, हाँ, मुँह धो के आएगी घर से। अब ध्यान दे, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला H2 के फॉर्म में और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लिया तो बन गया H2O। इसके पास क्या बच गया है? CO2, बोलो सही बात है कि नहीं? एक कार्बन और दो ऑक्सीजन बच गया। अरे यार 3 ऑक्सीजन था, एक इसको दिया, 2 को बचा ना इसके पास, कि नहीं? होगा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ग्रेट। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला भी बता देते हैं, ठीक है। लेट अस से MgHCO3, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का चार्ज क्या होता है? HCO3 1-, और मैग्नीशियम का Mg2+, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, होगा ऐसा? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आप खुद से फिर से कर लीजिए, मेरा फेवरेट HCl। व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज Mg और Cl। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसा बना, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला और यहाँ से ये हाइड्रोजन मिलके H2 हो जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से ले लेगा प्लस CO2, सिंपल, क्लियर। आप जो है वो एसिड चेंज कर सकते हो, लाइक CaCO3 प्लस H2SO4, ये कर लो, ये एक दूसरा एसिड हुआ, सेम कंपाउंड लिए हैं बट दूसरा एसिड है। तो Ca और SO4 ये आपस में रिएक्ट करेंगे, सो CaSO4 होंगे आई गेस, Ca2+ और SO4 2-, दोनों कट जाएंगे तो बचेगा CaSO4। यहाँ से बचेगा H2O प्लस CO2। H2O और CO2 तो कन्फर्म मिलना ही मिलना है, हमेशा मिलेगा। ये देखो H2 और यहाँ से O ले लिया, यहाँ से CO2 बच गया, बाहर निकाल दिए, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका हम लोग जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे। जनरल स्ट्रक्चर क्या है हमारा? कोई भी मेटल कार्बोनेट लीजिए, कोई भी मेटल कार्बोनेट लीजिए प्लस एक एसिड लीजिए, ठीक है। तो इट विल गिव यू अ मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बोलिए क्लियर है? सेम चीज़ मिल रहा ना, और तो कोई इशू नहीं। दूसरा वाला भी जो है वो सेम टू सेम है, इसीलिए हम ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं करते हैं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लीजिए प्लस कोई भी एसिड ले लीजिए, उसके अनुसार आपको एक मेटल सॉल्ट बना के देगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। फिर से वही चीज़ मिलने वाला है आपको। हाँ, ध्यान रखना है कि जो मेटल यहाँ पे लिए हैं वही मेटल का सॉल्ट बनाना है। ये नहीं कि कैल्शियम यहाँ ले लिए हैं कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ आप मैग्नीशियम क्लोराइड बना दीजिएगा, वैसा नहीं करना है। इसीलिए हम हर जगह मेटल मेटल लिख रहे हैं, ताकि जो भी मेटल आप वहाँ पे लोगे वो सेम मेटल आपका करस्पॉन्डिंग मेटल का सॉल्ट बनना चाहिए। नहीं तो आप सोच के देखिए, हाउ इज इट पॉसिबल कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl विल गिव यू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे देगा, कहाँ से आया मैग्नीशियम? समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ पर? एनी इश्यूज? एनीवन? ओके ग्रेट। सो इसको हम लोग ओके, सो इज इट क्लियर? इतनी बातें क्लियर है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स क्लियर? कोई इशू नहीं यहाँ पे? समझने वाला है ही नहीं तो इशू कहाँ से होगा, है ना। अच्छी खासी आपको चीज़ें जो इसमें मस्त टाइप से एकदम पूरा भयानक टाइप से भौय टाइप से रट लीजिए, बात खत्म, क्लियर। उसके अलावा कुछ नहीं, फाइन, कोई दिक्कत? ओके चलिए आगे ज़रा देखते हैं। आप काफ़ी बार सुने होंगे कि हम लोग 2 ले रहे हैं, HCl H2SO4, राइट, ये हमने ले लिया, ठीक है।
और एक और ले लेते हैं लाइक CH3COOH, ठीक है, नाम बता दें तो ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एंड दिस वन इज नोन एज इथेनोइक एसिड, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। इथेनोइक एसिड नहीं समझ में आ रहा होगा, इथेनोइक एसिड, ओके, लेट मी कॉल दिस वन बाय द कॉमन नेम दैट इज विनेगर। यू नो विनेगर है, चाउमीन में जो डालते हैं छरछरा कैसे, उसके बाद भूंजते हैं चाउमीन, विनेगर, क्लियर, उसी को ये बोला जाता है। अब ध्यान से अगर देखेंगे तो आप काफ़ी बार सुने होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये वाला जो एसिड है ये थोड़ा सा कमज़ोर होता है, तभी तो हम उसको खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं। प्योर HCl और प्योर H2SO4 आपके सरफेस पे अगर स्किन सरफेस में अगर पड़ जाए, ठीक है, बस 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 बात ख़त्म, ठीक है। दीज आर दीज एसिड्स ओनली, जो एसिड अटैक वगैरह नहीं होता है, हैं, लड़की जाके बोलते हैं आई लव यू, नहीं मानती है, ओहो चेहरा पे घमंड, ले ले क्या, फिर रिब लगा गोर हुई, ले। तो दीज थिंग्स आर डन, ऐसा करना नहीं चाह रहा है, करना मत बे, समझा ना। सर हम लोग को स्कूल में लैब में यही वाला एसिड दिया था, यही वाला HCl दिया था, डाइल्यूटेड रहता है, आई टेल यू द डाइल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। डर लग गया इसका, लगा होगा, लगा नहीं, झुलाए नहीं हम, ओके, क्लियर है। सो ये सवाल यहाँ पर यह है कि व्हाट मेक्स एन एसिड स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट मेक्स इट वीक, ठीक है, क्या है ऐसा जो इससे वो स्ट्रॉन्ग होता है या कोई वीक होता है, व्हाट इज देयर, किस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। मतलब स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड जो है वो हम कैसे नापते हैं, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है ये मुझे कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, राइट, अंडरटेकर से लड़ा देंगे, जो लड़ेगा तो जीतेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, अंडरटेकर, यू नो, नहीं तो जानता रहे क्या, हाँ वो जानता है बेचारा, चलिए ठीक। दीज आर एक्चुअली से बॉयज़ गेम्स, दैट्स व्हाई ही नोज, इसमें ताजुब करने वाली बात नहीं है, अगर उसको कैसे पता, हमको नहीं पता, क्लियर है, ओके। सो हाउ स्ट्रॉन्ग इज एन एसिड, एक एसिड जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये मुझे कैसे पता, या हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये हम पता करेंगे बाय एडिंग दिस वन टू दी वाटर। आप इसको वाटर में डालिए, वाटर में डालिए, वाटर में डालने से क्या होता है कि दीज एसिड्स स्टार्ट रिलीजिंग H+ आयंस। अरे यार अगर वो एसिड है तो H+ आयन से रिलीज करेगा, पढ़े ना पिछले सबसे फर्स्ट लेक्चर में, है ना, चाट के अब नंबर नहीं देखना है, उसे करके देखेंगे राइट। तो आप इसको पानी में डालिएगा तो इट विल रिलीज H+ आयंस, ओके। इसको डालेंगे तो ये भी H+ आयंस रिलीज करेगा, ये भी, इसको भी डालेंगे तो ये भी H+ आयंस रिलीज करेगा, होगा कि नहीं। दिस रिलीजिंग ऑफ H+ आयंस फ्रॉम एन एसिड व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब भी कोई एसिड को वाटर में डाला जाएगा तो इट हैज़ अ टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयंस। दिस होल फेनोमेनन इज नोन एज आयोनाइजेशन। क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन माने आयंस का बनाना, ऐसा समझ लो। द मेकिंग ऑफ आयंस इज नोन एज आयोनाइजेशन। मेकिंग ऑफ आयंस हाउ, बाय एडिंग एन एसिड टू वाटर, समझे। ध्यान दीजिएगा, एसिड को पानी में डालना है ना, पानी को एसिड में नहीं, ठीक, इसको ध्यान रखना। तो बोले क्या फर्क पड़ता है, ए को बी से जोड़े, बी को ए से जोड़े, बतिया इज रिमेनिंग सेम। यहाँ बुद्धि हरियर हो जाएगा, है ना, ये मैथ नहीं है, समझ रहे हो। द एडिशन ओवर हेयर इज नॉट कम्यूटेटिव, समझे, क्लियर ना। पानी में एसिड को डालिएगा, समझ आ रहा है,
कि नहीं? पानी में एसिड को डालना है, एसिड में पानी को नहीं। समझ गए? समझे कि नहीं? हाँ, अगर ऐसा करते, उल्टा अगर करेगी फिर हेवी तिलक का इंतजाम कर लो तुम लोग। हाँ, तिलक, हाँ, यू डोंट नो दहेज, डाउरी, तिलक? जानते हैं। हाँ, तो हेवी वाला जमा करो। क्यों? क्योंकि मुंह कान बराबर हो जाएगा ऐसे ना, तो अंधेरी बहरी कौन ब्याह करेगा? समझे? हाँ, इसलिए बेहतर है पैसा बचाओ और पानी में एसिड को डालो, है कि नहीं? पैसा बच रहा है इससे, इसको करिए। क्लियर? हाँ, तो जब भी हम एसिड को पानी में डालते हैं तो क्या होगा कि वाटर हैज़ अ टेंडेंसी टू, और एन एसिड हैज़ अ टेंडेंसी टू रिलीज H+ आयंस, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन। ठीक है? आयोनाइजेशन क्लियर? आयोनाइजेशन क्लियर है कि नहीं? आयोनाइजेशन। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आयोनाइजेशन HCl भी आयोनाइजेशन दिखाएगा, ये भी आयोनाइजेशन दिखाएगा, और ये वाला एसिड भी आयोनाइजेशन दिखाएगा। बात यहाँ यह है कि कौन सा एसिड कितना अच्छा आयोनाइजेशन दिखाता है। जो जितना बेहतर आयोनाइजेशन दिखाएगा, द पर्टिकुलर एसिड विल बी दैट मच स्ट्रॉन्गर। माने जो एसिड की, जो वाला एसिड, जिस एसिड की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी H+ आयंस रिलीज करने की, वो उतना बेहतर एसिड होगा। माने जो जितना ज़्यादा आप झापड़ खा सकता है, मानो जो जितना ज़्यादा पिटाई खा सकता है, वो उतना बेहतर लतखोर है वो। समझे कि नहीं? बुझा रहा है? वैसे ही जो वाला एसिड जितना बेहतर तरीके से या जितने अच्छे तरीके से अपने H+ आयंस को रिलीज करेगा, दिक्कत नहीं होने देगा, बस डालो छोड़ दे, डालो छोड़ दे, ऐसा दिक्कत नहीं, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। ऐसे जो एकदम आतुर है ना, डाल तो सही, निकल लेंगे हम, ऐसे को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा जो है वो आतुर रहते हैं। आ तो सही, आना, डाल के देखना, वे केवल डालना, भोय कर देंगे। इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो ऐसा नहीं करते हैं, सूता पड़ा है, अरे यार पानी आया, उठ रे उठ, चल, दीज आर वीक एसिड्स। ये भी रिलीज करेंगे लेकिन आलस में है, ऐसे ठीक लग रहा था, पानी डाल दी बॉम्बी, जोरे हाइड्रोजन उठो जाओ, दीज आर वीक एसिड्स। इनको हम वीक एसिड्स कहेंगे। क्लियर कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मतलब ये कि द अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन डिसाइड्स कि कौन सा एसिड स्ट्रांग होगा और कौन सा एसिड वीक होगा। ठीक है? और आयोनाइजेशन जो है वो हम मेजर कैसे करते हैं? तो आयोनाइजेशन इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन माने इनका कितना टेंडेंसी है डिसोसिएट करने की, बोले तो टूटने की, कितना टेंडेंसी, जितना जल्दी टूटेगा उतना बेहतर वो एसिड होगा। समझे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मेजर्ड, इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक अल्फाबेट नोन एज अल्फा। इसको हम अल्फा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अल्फा। देख रहे हो, 8 है, रेड एज अल्फा। क्या है ये? कुछ रे? ओके, क्लियर है? इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब आप क्लास 11 में जाइएगा और केमिस्ट्री सीखने, अगर पीसीएम अगर आपने लिया होगा, केमिस्ट्री आप लोगे, साइंस लोगे, तो दे विल टीच यू ओवर देयर कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं। अभी आपके सिलेबस में है नहीं तो आप ज़्यादा लोड मत लो, ठीक है? इतना बता दिए वही बहुत है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दिए, केवल ये आया था इसलिए ये बता दिए। इसको नापने का ये तरीका है, समझ गए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगी मतलब वो आयोनाइजेशन उतना बेहतर दिखाएगा, और आयोनाइजेशन उतना बेहतर दिखाएगा माने H+ आयंस उतना ज़्यादा रिलीज करेगा। जितना H+ आयंस रिलीज करेगा उतना बेहतर वो
एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैव अ ग्रेटर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतर, इतनी बातें क्लियर है ना? ओके ग्रेट। अब यहाँ पर ध्यान दें कि डिसोसिएशन बोले तो आयोनाइज जब करेगा, आयोनाइज जब करेगा तो यहाँ पे ये सारे के सारे जो है वो आयोनाइजेशन आपको दिखाएंगे, माने H+ आयन रिलीज करके दिखाएगा, राइट कि नहीं? क्लियर? बुझा रहा है? अब ध्यान से देखो, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक। तो कितना हाइड्रोजन? कितने हाइड्रोजन है? एक। तो कितना हाइड्रोजन वो रिप्लेस करेगा? रिप्लेस करेगा माने हटाएगा वहां से। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन यहाँ से अपने से एक ही हटा पाएगा, एक ही हटाएगा। ओके, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? कितना रिप्लेस कर सकता है? 2। अच्छा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं? रिप्लेसेबल बोले तो जब हम उसको पानी में डालेंगे तो कितने हाइड्रोजन एटम्स है जो वो रिलीज करेगा? बोले तो H+ आयन्स कितने वो रिलीज करेगा? 4। 2 सब बोल दे, 1 2 3 4, 1 2 3, चौथा हम बोल देते हैं 4 2। चलिए बहुत बेहतरीन। अब ध्यान से सुनिए कि जब भी आप किसी एसिड को आयोनाइज करते हैं तो वो जो हाइड्रोजन एटम्स या H+ आयन्स जो रिलीज करता है उसको हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कहते हैं। रिप्लेसेबल बोले तो वहाँ से वो हटा और उसके बदले कोई घुसा। जैसे ये होता है Na+HCl, क्या हुआ? हाइड्रोजन हटाया और क्लोरीन और सोडियम यहाँ घुसा, इसी को बोलते हैं रिप्लेसेबल। NaCl+H2 ये बाहर निकल गया, होता है ये, इसको बाहर कर दिया, रिप्लेस कर दिया, बोला उठ रहे हो गया, बहुत साथे रह लिया। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, समझ रहे हो कि नहीं? तो जब भी आप ऐसा रिएक्शन करवाते हैं तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं, ठीक है, वो सबका अलग अलग होगा। ठीक, सबका अलग अलग होगा कि कौन कितना देगा। जैसे मान लो हम किसी से गए, बोले मेरा बच्चा 4 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ दीजिए ना। इसके पास भी गए कि मेरा बच्चा 4 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ दीजिए ना। उसके पास भी गए, दीजिए ना। तो क्या सब एक ही अमाउंट देंगे? सब अपना अपना अलग अलग दे सकता है, समझे? ठीक उसी प्रकार से द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, या यूँ कहें कि वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स जो एक एसिड रिलीज कर सकता है, जो एक एसिड रिलीज कर सकता है, दैट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? या कंफ्यूजिंग हो रहा है? आ रहा है? क्या बोल रहे हैं हम बताइए। द नंबर ऑफ मतलब इरिप्लेसेबल हाइड्रोजन, मतलब वो कितना रिप्लेस हो सकता है? हाँ, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स दैट एन एसिड कैन डू और दैट एन एसिड कैन रिप्लेस व्हेन दे आर रिएक्टेड, ठीक है, दैट नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज नोन एज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्या कहेंगे? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एसिड है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्लियर? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मतलब एसिड की बेसिसिटी क्या है? मतलब ये कि आपको ये पूछ रहा है कि एक पार्टिकल, जैसे तू एसिड है, पूछे थे अपना बेसिसिटी बता, अपना बेसिसिटी बताओ। मतलब हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स है जो तुम रिप्लेस कर सकती हो, केवल उसका नंबर बताओ बस, और कुछ नहीं। समझे कि नहीं? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड क्लियर है? क्लियर है रे? है? तो दीवार ताको, तुम क्या देख रहे थे दीवार में? हाँ, आप अलग ही दुनिया में भोए रहते हैं। हम देखे तुम दीवार ताक रहे थे। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बोले तो
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स दैट एन एसिड हैज़। एक एसिड जो है वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को वो रिप्लेस कर सकता है व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज डन, दैट इज नोन एज बेसिसिटी। अगर हम इसका बेसिस, अगर ये एसिड है तो ये बेसिसिटी हम पूछेंगे इसका, बता तो अपने बेसिसिटी क्या है। तो इसका मतलब है कि ये हमको ये बताएगी कि इसके पास कितने हाइड्रोजन एटम्स है जो वो रिप्लेस कर सकती है। सिंपल, क्लियर। जैसे हम पूछे बताओ तुम्हारा इनकम क्या है, मैंने वो पैसा बताएगी जो ये कमाई है। पूछेंगे एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो पैसा बताएगी जो ये खर्चा किए। सेविंग कितना है, वो पैसा बताएगी जो वो केवल सेव किए। उसी प्रकार से जब हम पूछेंगे बेसिसिटी बताइए, माने ये वो अपना हाइड्रोजन एटम्स बताएगी जो वो रिप्लेस कर सकती है। समझ में आया? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? बेसिसिटी ऑफ एन एसिड इज, it is actually the number of replaceable hydrogen atoms present in an acid। एक एसिड में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स है, बस उसी को हम बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कहते हैं, बस और कुछ नहीं। कंफ्यूजिंग केवल ये है कि हम एसिड पढ़ रहे हैं और उसकी बेसिसिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं, बस टर्मिनोलॉजी में थोड़ी सा कंफ्यूजन है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। एसिड्स की ही बेसिसिटी होगी, बेसिस की बेसिसिटी थोड़ी होगी। एसिड्स की बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। क्लियर? कोई दिक्कत? किसी को भी पूछे बताइए आपके बेसिसिटी क्या है, इसका मतलब ये है कि उसको केवल वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताना है जो वो रिप्लेस कर सकता है। क्लियर? अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट एसिड्स। ठीक है, और बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट दे हैव इन टोटल। बोले तो किसी के पास अगर 10 गो हाइड्रोजन एटम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 10 के 10 छोड़ देगा, तो वो उसकी बेसिसिटी नहीं हुई। 10 गो है, 10 ठो है, लेकिन उसमें से वो छोड़ कितना सकता है, वो है बेसिसिटी। समझ गए कि नहीं? मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया, हम बोलेंगे दान दे दो उसको, तो सब दे देगी? नहीं, तुम्हारे खाने पीने के बाद जो बचा वो ना तुम देगी कि नहीं? जरूरत पूरा हो जाए उसके बाद दान दक्षिणा करिए। समझ में आ रहा है कि नहीं है? हाँ, तो बात वही हो गया, तो खाए ला खुद ही नहीं है, ठीक है, और डकार मार ले चल रहे हैं एकदम पूरा बिरयानी बिरयानी। वाह, समझे? आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वो उसकी बेसिसिटी नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स जो वो पोजेस कर रहा है वो है बेसिसिटी। हो सकता है कि किसके पास 50 तो हाइड्रोजन एटम हो, लेकिन वो रिप्लेस केवल 2 को करेगा, तो वो हो गया उसका बेसिसिटी, 2 हुआ उसका बेसिसिटी, 50 नहीं। जैसे आप इस वाले में जो बोले कि इट हैज गॉट 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो क्या इसकी बेसिसिटी 4 है? नहीं, 4 इसकी बेसिसिटी नहीं होगी। क्या है भैया, 4 गो हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ? रिप्लेस कितना कर सकता है? केवल 1, केवल 1 कर सकता है वो। ठीक है, तो उसकी बेसिसिटी 1 हुई। समझ में आया कि नहीं? सो ऑन द बेसिस ऑफ, हमने क्या कहा कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, इसको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं और वो जान लेते हैं कि हाइड्रोजन जितना रहता ना उसको हम जो है ना बेसिसिटी वही हाइड्रोजन टाइप का कुछ था। ओके, 4 गो, ठीक, बेसिसिटी 4 लिख के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है उसमें, वो बेसिसिटी नहीं है जाने मन। टोटल में से वो कितना दे सकता है, कितना रिप्लेस करा सकता है, वो है बेसिसिटी। तो भैया कैसे पता चलेगा कि कितना दे सकता है? रट के, यू हैव नो ऑप्शन राइट नाउ। समझे कि नहीं? मेरा काम था बेसिसिटी समझाना, ये काम नहीं है कि बताना कि तू तेरा लूर लक्षण क्या है, तेरा लूर लक्षण क्या, ये मेरा काम अभी नहीं है, और आपके यहाँ घुसेगा भी नहीं अभी। ठीक है, तो ज़्यादा अभी उसमें टेंशन ना लो, यदि होता तो हम बता देते। है कि नहीं? भरोसा है ना इतना कि नहीं? भरोसा करती है रे कि नहीं? करती है, करती है। चल छत कूद कूद,
नीचे आएगी हम कैच करेंगे रे। ओके ध्यान दें, नोट में इसको रखेंगे हम, क्या रखेंगे भाई कि बेसिसिटी ऑफ एन एसिड डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पोसेस्ड बाय एन एसिड। मतलब वो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स उसमें कितने हैं वो एसिड बेसिसिटी नहीं है, बट द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं। क्लियर? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत? ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कि कितना कितना वो छोड़ सकता है, इसके आधार पे कि कितना वो छोड़ सकता है, इसके आधार पे एसिड्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू सर्टेन ग्रुप्स। ठीक है, एंड दोज ग्रुप्स, चलिए इसको छाप लेते हैं, जगह नहीं, चले तो आगे बढ़ा जाए। कोई इशू? ओके, सो क्या कहें हम कि ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी ऑफ an acid, on the basis of the basicity of an acid can be divided into different groups। एसिड जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी के आधार पे, माने कौन सा एसिड जो है वो कितने हाइड्रोजन एटम्स रिलीज करता है, कितने H+ आयन्स रिलीज करता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जैसे सबसे पहला इट कैन बी कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड। नंबर 2 इट कैन बी डाइबेसिक एसिड। क्या बाय चढ़ रहा का? ठीक। नंबर 3 इट कैन बी ट्राइबेसिक एसिड, और आगे भी जा सकते हो आप, टेट्राबेसिक एसिड, पेंटाबेसिक एसिड, ऐसा बोल सकते हैं। इतने में मेरे ख्याल से आपसे क्लियर हो जाएगा। मोनोबेसिक एसिड, ये वो एसिड्स हैं, दीज आर दोज एसिड्स which can replace only one हाइड्रोजन एटम्स। केवल एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करा सकता है। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे इसमें? 1। यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इज 1। ठीक, यहाँ पे ये वो एसिड्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स 2 होंगे। ठीक है, और यहाँ पर ये वो एसिड्स होंगे जिनमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स 3 होगा। इट डजंट मैटर कि उसके पास टोटल कितना है, इट ओनली मैटर्स कि टोटल में से कितने दे सकते हैं। तो टोटल में से एक को दे केवल देगा तो वो मोनोबेसिक एसिड होगा, टोटल में से केवल 2 को दे पाएगा तो वो डाइबेसिक एसिड होगा। ठीक है, और टोटल में से 3 देगा तो वो ट्राइबेसिक एसिड होगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल से आपको समझ सकेंगे। मोनोबेसिक एसिड जैसे लेट अस से कि HCl प्लस Na, सो व्हाट इट विल गिव यू इज NaCl प्लस H2। देखो एक ठो था, एक ठो बाहर निकाल दिया। ठीक, इट डजंट मैटर कि हम बोले 2 ठो होगा, 2 को बाहर निकाल देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डाइबेसिक एसिड में हो सकता है जैसे लेट अस से NaCl प्लस H2SO4 विल गिव यू व्हाट इट विल गिव यू Na2SO4 प्लस H2। ये देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाला, लेकिन यहाँ से ये केवल 1 हाइड्रोजन बाहर निकाला था, इसलिए ये डाइबेसिक एसिड होगा। वही आप यहाँ पे देखिए ट्राइबेसिक एसिड में आप लिख सकते हो लाइक H3PO4 विच इज़ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, प्लस Na सोडियम में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये H3 बाहर निकल जाएगा, आएगा क्या? PO4 का चार्ज क्या होता है फॉस्फेट का? PO4
2 माइनस, श्योर है? नहीं हाँ नीचे PO4 2 माइनस, हाँ वही है। PO4 2 माइनस होता है तो फिर Na2 PO4 हो जाएगा, क्लियर, प्लस H2, क्लियर। यहाँ से लेकिन ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, लिखेंगे हम H2 लेकिन रिप्लेस किया है 3, समझ गए? तो ये हो गया ट्राई बेसिक एसिड। अच्छा, इसमें आप और लिख सकते हो, लाइक एफ आई, लाइक पिछले वाला हम लिख सकते हैं, जैसे CH3COOH प्लस Na, ये होता है हमारा इथेनोइक एसिड विच इज़ विनेगर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल इसके पास 4 है, लेकिन चारों के चारों वो रिलीज नहीं करेगा, वो केवल एक रिलीज करेगा। तो आपका बनेगा CH3COONA प्लस H2, ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकला, समझे? केवल ये वाला हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलता है और 3 इसके पास रह जाते हैं। देखो टोटल था इसके पास 4, लेकिन रिप्लेसेबल कितने थे? 1। दैट्स वाई ये क्या हो गया, कितना रिप्लेस किया? 1 हो। दैट्स वाई दिस लॉट ऑफ रिएक्शन विल बी टर्म्ड इन मोनोबेसिक। इसको हम मोनोबेसिक के अंदर में रखेंगे, क्लियर? इसे को यहाँ लिख दिया, जिसको यहाँ मत समझ लियो, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये देख डिजाइन, देखिए, क्लियर, समझ में आया? 4 थे इसके पास, लेकिन 4 में से केवल 1 ही कर पाया, इसलिए इसको हम मोनो बेसिक के अंदर में रखेंगे। इट डजंट मैटर कि उसके पास कितना था, इट ओनली मैटर्स कि था कितना, वो कितना देगा, दिस मैटर्स। उसके आधार पे मोनो बेसिक, डाई बेसिक एंड ट्राई बेसिक, क्लियर? आगे और भी हो सकते हैं, डजन बहुत, क्लियर? ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, चाबी, ओके, क्लियर? कोई इशू यहाँ तक? बोल। नहीं? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नो? ओके फाइन, चलिए, बहुत बेहतरीन। सो लेट्स मूव ऑन। हम एसिड्स के बारे में इतना ही काफ़ी है, दिस मच इज इनफ। अच्छा, उसको देख लेना, PO4 का जो है वो 3 माइनस चार्ज होता है, भोंबी 2 माइनस बता दे ढोंड़ कहीं, अरे भुंजिया रोटी खा खा दिमाग घसक गया इसका ना। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। नाउ वी हैव टू गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, बोथ फिजिकल और केमिकल दोनों देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि हम लोग फिजिकल वाले में क्या क्या लिख सकते हैं भाई। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसा एसिड्स वाला किए थे वैसा ही इसको भी आप कर सकते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कोची होगा, तो भाई ये बिटर इन टेस्ट होगा, राइट? बिटर इन टेस्ट बोले तो कड़वा लग तो खाए ला, है ना। साबुन कभी खा के देखो, नहीं तो नहाते वक्त कभी मुंह में गया होगा कभी साबुन का झाग जो रहता है, कैसा लगता है? नहीं कैसा लगता है, प्लीज टेल मी, कैसा लगता है? अजीब सा लगता है। और हाउ टू डिफाइन दिस अजीब सा, कैसे लिखेंगे कि बेसिस आर अजीब इन टेस्ट, डज इट साउंड गुड? तो कैसे लिखेंगे? चलिए, सी इज स्पीचलेस नाउ, सो विल मूव ऑन। सो यू कैन गो ऑन विद मोर ऑफ द थिंग्स, लाइक हमेशा चाट के कर नहीं सकते हैं। आप देखेंगे कि OH माइनस आयन्स वो रिलीज करते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, है ना। इसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो ये रिलीज करेंगे। एंड देखिए, यू कैन गो फॉर लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फलना ढिकना, लिमका डिमका, जितना बताया सब एक जगह लिख लियो, हो जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? ओके। अंडर द केमिकल प्रॉपर्टीज, कैन यू टेल मी कि कितने प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं? कितने? 4। चलिए, सो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में हमें 1 नहीं 4 नहीं बल्कि टोटल
ओ यहाँ उस जगह रहता है खींचे वाला, 2 पढ़ने। नंबर 1, ठीक है, रिएक्शन विथ अ नॉन मेटल, मतलब कोई भी बेस जो है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। एंड नंबर 2, रिएक्शन विथ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोले तो एक नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ वो कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर, कोई दिक्कत, केवल हमें इतना ही जानना है बस, और कुछ नहीं। ओके, सो ये हमारा फ्लो चार्ट रहेगा, ये आप लिख लेंगे अच्छे से, और इसके बाद फिर हम लोग इसको एक एक करके करेंगे। क्लियर, ओके।